साथियों, आज हमारे मध्य में आज के जो हमारे मुख्य अतिथि हैं, हमारा पूरा आज का मार्गदर्शन मिलेगा। और क्लैपिंग तो आपने बगैर का ही कर दी। आइए सर, स्वागत है आपका। विश्राम लेंगे क्या थोड़ा सा? ये जरूरत तो है नहीं, वैसे ले लो थोड़ा सा। विश्राम का अपना एक अलग आनंद होता है, लेकिन वो होगा जब हम कुछ क्रियाएं करेंगे। पद्मासन, एड़ी पंजे मिलाएं, पंजे ताने, दाईं टांग मोड़ एड़ी को नाभि के बाईं ओर स्थित करें। बाईं टांग मोड़ एड़ी को नाभि के दाईं ओर निकट स्थित करें। घुटने आसन पर, हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। गहरे लंबे श्वास, धीरे धीरे श्वास निकालें। पेट की मांसपेशियों का संकोचन कर नाभि मूल रीढ़ से लगाएं। पेट ढीला छोड़ सने सने कंठ तक श्वास भरें। यही अभ्यास दोहराते जाएं। 3 बार ओम ध्वनि, 1 बार गायत्री मंत्र। ध्वनि आकर्षक, मधुर, अंदर ले जाने वाली, 2:1 के अनुपात में ओम ध्वनि के लिए श्वास भरें और मिलकर के साथ साथ प्रारंभ करें। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण, पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। अपने पद्मासन खोलिएगा। मैं निवेदन करूंगा आदरणीय राठी जी से कि वे हमारा मार्गदर्शन करें। आप सबको नमस्कार। आप वैसे तो सभी अनुभवी साधक लग रहे हैं मुझे आज, कोई यह नए भी हैं। कुछ जो इस शिविर में नए आए हो हाथ उठाना कोई। अच्छा, 2 हैं। आज अधिकतर शुगर पे बात करेंगे। इसकी जरूरत है। ठीक है, आवाज आ रही है? अब ठीक आ रही है लोगों? यहाँ तो ठीक आ रही, पीछे की बात अलग है। यहाँ तो सही आ रही है सर। आज भारतीय योग संस्थान के जो शिविर लगे थे
आपके क्षेत्र का आज कंक्लूडिंग डे है उस शिविर का, आखिरी दिन है। तो शुगर के रोग पर जो संसार में काफ़ी व्याप्त होता जा रहा है, घर घर में घुसता जा रहा है, उस पे हमने एक थीम रखा था योग संस्थान ने। उस थीम के लिए आज उसी पे ज़्यादातर बातें करेंगे कि ये रोग क्या है, कैसे इसका निराकरण हो, इन्हीं बातों पे बात करेंगे। शुगर वैसे आप समझते ही हैं सारे, डायबिटीज़ जिसको बोलते हैं, कोई ना कोई अनुभव भी कर रखा होगा बहुतों ने। है कोई शुगर से पीड़ित व्यक्ति? आप एक ही हो मुझे हैं? चलो, एक ये चिरकालिक रोग है, ये चयापचय का रोग है। बातें भी करेंगे, आसन भी करेंगे, ठीक है। शुगर हमारे शरीर की एक आवश्यकता है। जितनी भी हमारे शरीर के अंदर एनर्जी है, जो भी भोजन मैं करता हूँ, जो प्राकृतिक भोजन जिस रूप में भी मैं उसे करता हूँ, तो वो मेरी जो सलाइवा है, मैं जब चबाता हूँ भोजन को, तो इसमें कुछ एंजाइम्स हैं मेरी सलाइवा के अंदर, वो उस भोजन को तोड़कर उस शुगर से एनर्जी, उस भोजन जो भोजन हमने खाया था उसको एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। शुगर वैसे भी 2-3 तरह की हैं। एक टाइप 1 जो बच्चों में होती है, जन्म से होती है, वहाँ पर हमारी पैंक्रियाज के अंदर शुगर की कोशिकाएं होती ही नहीं है उस बच्चे के उसमें, तो हमें डिपेंड होना पड़ता है, बाहर से शुगर लेनी ही पड़ती है। जो इंसुलिन लेनी पड़ती है वो बाहर से लेनी पड़ती है हमें, क्योंकि इंसुलिन बनाने के उसके पास जो अंग थे, जो कोशिकाएं थी, जो बीटा सेल्स थे, वो वहाँ पर हैं। दूसरी जो शुगर है, लेकिन ये शुगर बहुत थोड़ी है, इस शुगर से हम ज़्यादा प्रभावित नहीं हैं। लेकिन जो दूसरे टाइप की शुगर है, वो बहुत ज़्यादा महामारी का रूप लेती जा रही है पूरे संसार के अंदर। वो खुद रोग है या नहीं, ये तो एक बहुत बड़ा विषय है, लेकिन वो रोगों को जन्म, बहुत बुरे रोगों को जन्म देती है, और इलाज कुछ नहीं है। इलाज जो पीड़ित व्यक्ति है मात्र उसके पास है, नहीं तो दवाई खाते रहो, शुगर बढ़ती रहेगी। आज इतनी, फिर इंसुलिन पे डाल देंगे, फिर इंसुलिन की मात्रा बढ़ा देंगे, लेकिन इलाज नहीं होता। लेकिन अगर जब दिनचर्या, जब आप अपनी व्यवस्थित करने लग जाते हैं, तो हम अनुभव पे ये बात कह रहे हैं कि वो शुगर आप कंट्रोल कर लेते हैं, ठीक है। आज इन्हीं बातों पे करेंगे कि वो क्या होना चाहिए, दिनचर्या क्या होना चाहिए। चलो आसन करते हैं, आप खड़े हो जाओ। करेंगे ताड़ासन, स्थिति ले लो ताड़ासन की। एड़ी पंजे मिलाओ, हाथ सर पर ले आओ, हथेलियां ऊपर की ओर कर लो। पहले हाथों को उठाओगे, उठाओ, दोनों बाजू कानों के पीछे लाओ, यहां मत रखो, हाथों को पीछे की ओर लाओ। अब श्वास भरते हुए अपनी एड़ियां उठा दो। 10 सेकंड 15 सेकंड तक खिंचाव बनाए रखो शरीर में, पिंडलियां, जंघाएं खुद देखो और खींचो, खींचते रहो, खिंचाव बनाए रखो। ये खिंचाव ही सार है इसका। धीरे धीरे वापस सर पे रखो। एक बार और करेंगे। फिर पहले हाथ उठाओ,
हाथ पहले मैं इसलिए उठवा रहा हूं, नहीं तो हम पैरों पे बैलेंस ही करने पे लगे रहते हैं। पहले चेस्ट को ऊपर पीछे की ओर लाओ, कानों के पीछे लाओ बाजू, और खींचो। कोहनियां टेढ़ी नहीं हो, कोहनियां सीधी रखो। अब श्वास भरते हुए अपनी एड़ियां उठा लो, खींचो, खिंचाव बनाए रखो। कोशिश करो पेट को भी अंदर की ओर दबा दो। डायाफ्राम के बिल्कुल ठीक नीचे जो पेड़ू का स्थान है उसे अंदर की ओर दबा दो, वहीं के उसी के साथ पैंक्रियाज है। धीरे धीरे वापस विश्राम। खींचना, ढीला करना, स्ट्रेचिंग, स्क्वीजिंग, इस दोनों बातों पे बराबर का ध्यान रखोगे। 10 सेकंड का खिंचाव जिस मांसपेशी पर आ जाता है वो सक्रिय हो उठती, उसके जो लैक्टिक एसिड थे वो निकलने के लिए बाध्य हो जाते हैं। एक आसन और करेंगे त्रिकोण आसन भाग 1। दोनों पैरों को यथासंभव दाएं बाएं फैला लें। अब श्वास भरते हुए दाएं हाथ को धीरे धीरे ऊपर उठाओ, खींचकर उठाओ। दाएं हाथ को ऊपर खींच लो। अब धीरे धीरे बाईं ओर बेंड करते चलो। खींच के रखो हाथों को, ऊपर वाला ऊपर की ओर, नीचे वाला नीचे की ओर। कंट्राडिक्टरी पोस्चर है, खींच के रखो। दृष्टि को दाईं हथेली पर रखो। श्वास निकाल कर रुकने का प्रयास करो। नहीं रुक पाते, श्वास नहीं निकाल पाते इतना अधिक, तो लेते रहो लेकिन रुको। 10 सेकंड रुकवा रहा हूं बस। धीरे धीरे वापस। अब दूसरे हाथ को धीरे धीरे उठाओगे। बायां हाथ ऊपर, दायां हाथ नीचे, और धीरे धीरे बेंड करते जाओ। घुटनों को ना मुड़ने दो, खींच कर रखो। श्वास निकाल कर रोकने का प्रयास करो। पेट को अंदर की ओर दबा के रखो। थोड़ा सा खिंचाव बना रहने दो। धीरे धीरे वापस। विश्राम। शरीर को ढीला कर लें, श्वास को सामान्य करें और फिर गहरा लंबा करें। खड़े होकर एक आसन और करेंगे अश्वत्थ आसन। दोनों पांव मिलाओ, बायां पांव पीछे ले आओ, दायां हाथ ऊपर उठाओ, बायां हाथ पीछे रखो। अब पीछे से पांव को भी उठा दो पीछे पांव को। एक बैलेंस बनाओ, सीधे रहो। वर्टिकली खिंचाव है, सीधे रहो। बहुत सुंदर। 10 सेकंड पोस्चर में रुको, काम अपने आप हो जाएगा। पोस्चर को ठीक करना, पोस्चर में रुकना, इन बातों पर ध्यान करो। धीरे धीरे वापस। अब दूसरा पांव पीछे ले आओ, दायां पांव। दूसरा हाथ ऊपर उठाओ, बायां हाथ खींच लो ऊपर। नीचे वाला हाथ थोड़ा सा पीछे ले लो। हथेली आपकी एड़ी की ओर होगी, नीचे वाले हाथ की। श्वास भरते हुए पीछे से पांव उठा लो, बैलेंस करो। माइंड और शरीर दोनों की एक रूपता
मानसिकता और शारीरिकता दोनों की एक रूपता इस आसन में बनती है। बहुत बड़ी बड़ी डिजीजेज जो अल्जीमर, डिमेंशिया, इन चीज़ों से छुटकारा मिलता है। खींच के रखो, लाभ बहुत हैं। पोस्चर ठीक हो, रुकने की शक्ति बढ़ाओ, धीरे धीरे वापस बैठ जाओ। आंखें बंद, दोनों पांव सामने रखो, दोनों हाथ पीछे रख लो, विश्राम करो। जो अंग खींचे थे उन पर ध्यान दो, उनको ढीला करो, अंतर्मुखी रहो। जो भोजन हम करते हैं, शुगर एक चयापचय का रोग है, यानी एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम मेरे शरीर में बनता है। उस मेटाबॉलिक सिंड्रोम को, यानी पाचन की जो प्रक्रिया है मेरे शरीर की, उसको जब मैं सुंदर बनाने लगता हूँ, उस सिंड्रोम को मैं तोड़ने लगता हूँ, आप शुगर से पीछा छुड़ा लेते हैं। दवाइयों से नहीं छूटता इससे। तो कोई सी पद्धति की दवाई हो, किसी को कोई मालूम हो तो बताना, हम भी देखेंगे। लेकिन एलोपैथी, होम्योपैथी, कोई सी नेचुरोपैथी, कोई सी पैथी हो, ठीक है। लेकिन मैंने क्या खाया, कैसे पचाया, वो पचाया नहीं पचा, क्योंकि जो भी कुपचन होएगी वो उसी बीमारी को ऐड करेगी जिस बीमारी से मैं छुटकारा पाना चाहता हूँ। तो सबसे पहले आपको स्वयं उसका ध्यान रखना है कि मैंने क्या डाला और कितनी मात्रा में उसे पचाया। डालने का अधिकार हम सबके पास है, पचाने का अधिकार सिर्फ ईश्वर के पास है। वो अंदर क्या पचाएगा वो उसकी मर्जी है। अगर उनकी थ्योरी को आप उसकी अवहेलना करोगे, वो नहीं पचने देगा। अहम वैश्वानरो भूतवा प्राणी नाम देहम आसक्ति, भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि शरीर की जठराग्नि में ये ध्यान रखना, डाल ले कुछ भी, लेकिन ये मेरी मर्जी है कि मैं क्या पचाऊँ। ठीक है, आप इन पे बातों पे भी बात करेंगे। पहले थोड़ा सा शुगर के रोग को समझ भी लेते हैं। मेरे पेट के ठीक नीचे, मेरी नाभि के बिल्कुल ऊपर, एक जैसे हमारी जीभ है, इस तरह का एक अंग है जिसको हम पैंक्रियास, अग्नाशय बोलते हैं। ये बाईं ओर मेरी तिल्ली से जुड़ा हुआ है और दाईं ओर इसके ठीक दूसरी ओर, जैसे सड़क के दूसरी ओर दूसरे फ्लैट होते हैं, ऐसे ही इसके सामने कौन सा अंग है, गॉल ब्लैडर। ठीक है, इस अंग की सक्रियता या निष्क्रियता मेरी इंसुलिन बनाती है, हार्मोन बनाती है। ये जो हार्मोन है ये क्या काम करता है? इंसुलिन हार्मोन का काम क्या है कि जो मैंने खाया था और जो ग्लूकोज बना उसका, जो भी हम खाएंगे उसको बॉडी क्या करेगी? आपने मान कार्बोहाइड्रेट खाए या प्रोटीन खाए या जो कुछ भी खाया, उसको शरीर जो है पहले ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, बदल लेता है, और वो उसी रूप में उसे पचाता है, उसी रूप में वो उससे काम लेता है। अब वो ग्लूकोज कन्वर्ट तो कर दिया ऊपर की सलाइवा ने, ठीक है, लेकिन वो उसको आगे ले जाने वाला काम कौन करेगा? अगर वो इंसुलिन की मात्रा आपके रक्त में ठीक तरह से उंडेली गई है तो वो ले जाएगा, नहीं तो उस रक्त में ही उसे वो ग्लूकोज वहां पर उसकी मात्रा बढ़ती जाएगी। और वो क्या करेगी? वो दो तरह के नुकसान करेगी मुझे। एक, जो ग्लूकोज की मात्रा रक्त में बढ़ गई वो मेरी नस नाड़ियों में जमने लगेगी, उनको संकरी कर देगी। और दूसरा, जहां कोशिकाओं में, अंगों में जहां पहुंचना था वहां वो पहुंची नहीं,
तो फिर क्या हुआ, वो वीक हो जाएंगे। जिस अंग को खुराक नहीं मिलेगी वो कमजोर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? ठीक है। अब इस इंसुलिन की मात्रा को, सघनता को हम कैसे इंप्रूव करें, इन्हीं बातों पे अब आगे बात करेंगे। ठीक है, इतना ही रोग है ये, इतना ही रोग है। ठीक है। पहला नियम, मैं धीरे खाऊं, चबाकर खाऊं, ताकि ये 3 जो एंजाइम ईश्वर की जो मेरे मुख में हैं, मौजूद हैं, जितनी ज्यादा उसमें एसिमिलेट होंगी, मिलेंगी, मिश्रित करेंगी उसको, आपका पाचन नीचे आंतों में सुंदर बनता चला जाएगा। आपकी कमजोर इंसुलिन भी उसको उन कोशिकाओं तक पहुंचाने की ताकत ले आती है जो पहले नहीं कर पा रही थी। छोटी ग्राइन लो, खूब चबा कर खाओ। पहला नियम हो गया। चलो एक आसन और कर लेते हैं, फिर आगे बात करेंगे कमर चक्र आसन। दोनों पांव को दाएं बाएं फैला लो, यथासंभव फैला लो। दोनों हाथों से पांव के अंगूठों को पकड़ दो, पकड़ो। घुटने नीचे से टिका रहे आसन पर, ऐसा प्रयास करो आप। जितना ये खिंचाव आ रहा है ना, मेरे रक्त संचरण में, मेरी मांसपेशियों में, मेरी नस नाड़ियों में बहुत ज्यादा प्रभाव डालता है। अब दायां हाथ कमर पर ले आओ, बाएं हाथ से दाएं पांव का अंगूठा पकड़ लो और थोड़ा थोड़ा नीचे की ओर झुको, पेट को दबने दो। पकड़ो, पंजे को थोड़ा सा अपनी ओर दबा लो। अब दूसरी ओर चलो, दूसरे हाथ से दूसरे पांव का अंगूठा पकड़ो, बायां हाथ कमर पर रखो और अब धीरे धीरे इसकी गति को बढ़ाते चलो। पहले स्थिति को समझना, उसे ठीक पोस्चर को लेना और फिर उस का जो पद्धति है, जो क्रिया करने का जो तरीका है, उसे ठीक व्यवस्थित करना शरीर के साथ मिलाकर। ये नित्य प्रति के अभ्यास से ही संभव हो पाता है। कि गति बढ़ाओ, गति को बढ़ाते चलो। प्रयास करो माथा घुटने से टिके, दाएं बाएं दोनों तरफ। धीरे धीरे वापस बैठकर विश्राम। शरीर को ढीला करो, श्वास को गहरा लंबा करो। पहले जैसी ऊपरी श्वास आती है उसे लो और फिर धीरे धीरे उसकी श्वास पर नकेल डालते चलो। हम जब भोजन करते हैं तो मेरा पैंक्रियाज 2 तरह के हार्मोन को रिलीज करता है। ये पैंक्रियाज का काम इंसुलिन बनाने का है, लेकिन उसकी मैनेजमेंट कहाँ होती है? वो इंसुलिन का, उसका पैंक्रियाज का काम नहीं है। वो सीधा लीवर उसे इंस्ट्रक्शन देता है कि भाई इस मात्रा में रक्त में ग्लूकोज आया है, इतनी इंसुलिन मुझे चाहिए। और लीवर जो है वो उसे, अगर वो अतिरिक्त है, वो वहां नहीं रहा, तो उसे अपने अंदर स्टोर कर लेता है। वो उनकी हमारी मांसपेशियों में स्टोर कर देता है। ठीक है। और जब शरीर को उस एनर्जी की, उस चीज की, ग्लूकोज की आवश्यकता होती है, तो वो उसको लीवर ही इंस्ट्रक्शन देगा, एक ग्लाइकोजन के रूप में उसे स्टोर करता है। ठीक है। और पैंक्रियाज से मिलकर कहता है कि अब इंसुलिन बंद कर, एक और हार्मोन दे। वो 2 हार्मोन देता है, ग्लूकागॉन। वो हार्मोन रिलीज हो जाएगा, वो उसको स्टोरेज करने में मदद करेगा लीवर की। इसमें एक और हार्मोन है जो मेरा थायराइड ग्रंथि है। थायराइड ग्रंथि से जो TSH और T3 और T4 आपका रिलीज होता है, वो भी हार्मोन है।
वो भी चयापचय के हार्मोन है। ये हार्मोन, अब आप, इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं क्योंकि आप सीधा थायराइड को समझ के ना उसको थायराइड को लग जाते हो, लेकिन ये भी पाचन से बहुत गहरा संबंध रखती है। अगर पाचन ठीक कर लिया, थायराइड ठीक होने लग जाती है। ये TSH के लेवल नीचे आ जाते हैं, ठीक है, लेकिन उसके अंदर भी पाचन का बहुत बड़ा योगदान है। और अगर ये डिस्टर्ब हो जाते हैं तो इस एक्टिविटी को वो नहीं होने देता। जो हार्मोन पैंक्रियाज ने रिलीज करते थे ना, उनमें वीकनेस आ जाती है, आपस में जुड़े हुए। जब आपने योगाभ्यास किया, योगाभ्यास की ब्यूटी क्या है, जब आपने ये हाथ यूं उठाया, ठीक है, इनको मजबूर किया कि एक रूप हो जाओ। इतने साइंटिफिक हैं योग के आसन, ऋषि मुनियों ने बहुत बहुत साल आविष्कार किया होगा। कोई भी मशीन इतनी परफेक्ट नहीं है जितने आसन परफेक्शन देते हैं इसमें, ठीक है। आपने जब ये कमर चक्र आसन किया, आपने यूं करके दबाया, आपका लीवर और पैंक्रियाज दोनों की एक रूपता अपने आप आ गई, ठीक है। जब आपने इसको, एक आसन अभी और करेंगे, कौन आसन, चलो दोनों हाथों का फासला, दोनों हाथ पीछे रखो, पांव का फासला कम करो, मिला लो और श्वास भरते हुए मध्य से उठाओ। पहले वर्टिकल ट्रांसफर था मांसपेशियों पर, अब हम हॉरिजॉन्टल कर रहे हैं। बहुत सुंदर आसन है। एड़ियां आसन को छू जाएं, पंजे आसन को छू जाएं, गर्दन कंधों के बराबर रखो, श्वास भरकर रुको या लेते रहो लेकिन रुको। थोड़ी सी देर रुका करो, स्टेमिना बनता है मेरी मांसपेशियों का, मेरी नस नाड़ियों का, मेरे उन अंगों का जो सराव देते हैं। धीरे धीरे वापस, दोनों हाथ दाईं ओर रखो, वज्रासन में आ जाओ। शुगर दो कारणों से, या तो मेरा पैंक्रियास जितनी मेरे शरीर की आवश्यकता है उतनी इंसुलिन नहीं छोड़ रहा, वो नहीं बना रहा, नहीं बना पा रहा। और दूसरा कारण, वो इंसुलिन बना तो रहा है लेकिन वो इतनी उसकी स्ट्रेंथ नहीं है कि वो उस ग्लूकोज को वहां तक पहुंचा दे। वो वीक है, वो कमजोर है। और इन दोनों की स्ट्रेंथ जब बनती है, जब आपका लीवर, पैंक्रियास और छोटी नाक, ये तीनों का अगर एक संबंध बन जाता है तो उसको स्ट्रेंथ देने लग जाता है, उस इंसुलिन में ताकत आने लग जाती है। ये हार्मोन जो मेरा यहाँ से थायराइड से आना था, उस हार्मोन का उसकी जितनी मात्रा चाहिए वो उतनी ही लेने लग जाता है, ठीक है। लेकिन ये एक रूपता बनाना वो हमारा दायित्व है, वो इन आसनों से बनती है और कहीं नहीं बनेगी। यही साइंस जो है वो यही फेल हो जाती है कि वो एक रूपता नहीं स्थापित कर पाती। वो ये देख लेती है कि TSH कम है या ज्यादा है तो TSH की गोलियां दे दो, ठीक है। लेकिन खाली TSH क्या करेगा जी आपका? खाली मतलब ये तो काम नहीं करेगा ना, इसको भी तो स्ट्रेंथ देनी है ना, इस लीवर को भी तो स्ट्रेंथ देनी है। मान लिया लीवर फैटी है, वो लीवर को दे देगा, डॉक्टर दवाई दे देगा ना उसकी, भाई ये फैटी लीवर है। और किसी लीवर फैटी कभी मतलब जाता नहीं दवाइयों से, ना TSH ठीक होता, खाते रहो सारी में थायराइड की ग्रंथि के लिए दवाई, ठीक है। लेकिन आसनों में दोनों को ठीक करने की ताकत है। आप अपने आसन की क्रिया को ठीक करने का प्रयास करो नित्य प्रतिदिन के अभ्यास से, ये ठीक होने लग जाएगा।
ठीक है, इस अंग की शक्ति को बढ़ाने लगो। ये अंग उतनी मात्रा में करेगा जितनी लीवर की आवश्यकता है, नहीं तो तीनों स्वतंत्र हो जाते हैं। अब ये तीनों का एक तादात्म्य बनता है, एक रूप होकर चलते हैं। मेरा थायराइड, मेरा लीवर और मेरे पेंक्रियास, ये सारे मिलकर एक रूप होकर इस कार्य को पूरा करते हैं। अगर इंडिपेंडेंट हो जाएं कि लीवर अपनी मनमानी करे, पेंक्रियास अपनी मनमानी करे, थायराइड अपनी मनमानी करे, तो क्या बात बनेगी? ठीक है कि नहीं? साइंस फेल है यहां, इसकी एक रूपता नहीं कर सकती। वो क्या करेगी? इन अंगों को अलग अलग करके देखने लगती है, जबकि योग सब अंगों को एक रूप करने का प्रयास करता है। अगर आपने थायराइड ठीक कर लिया तो भैया पेंक्रियास को कौन, उसकी इंसुलिन को कौन देखेगा? इंसुलिन ठीक कर लिया तो उसके मतलब जहां उसने ग्लाइकोजन के रूप में उसे स्टोर करना था, उस लीवर को कौन करेगा? ठीक है, इसलिए अपनी जीवन शैली को प्रतिदिन ठीक करना ये प्रत्येक साधक का दायित्व बन जाता है। ठीक है जी, चलें आगे। चलो मंडूक आसन करेंगे। स्थिति ले लो, अंगूठा अंदर, उंगलियां बाहर, दोनों नाभि के दाएं बाएं रख लो उल्टे करके। श्वास आगे की ओर बेंड करते जाओ, श्वास भरो, निकालते चलो धीरे धीरे धीरे, दबाओ। अब आपने पेंक्रियास को दबा दिया है, आपने गॉल ब्लैडर के पास से छोटी आंत को दबा दिया है। कोहनिया का रुख नीचे की ओर रखो ताकि पेट पर प्रेशर बन जाए। कोहनिया का रुख नीचे की ओर करो, दबाओ खूब। आपको स्वयं आपका शरीर कहने लगे हां प्रभाव आ रहा है। ऐसी स्थिति आप अंतर्मुखी होके खुद एहसास किया करो कि ये हो रहा है काम। थोड़ी सी देर स्थिति को बनाए रखो ताकि काम पूरा हो जाए। धीरे धीरे वापस यहीं से अपने पेट पर लेट जाओ, शिथिल आसन दाईं ओर। बहुत सुंदर क्रिया है। सारा शरीर पृथ्वी की गोद में, उसकी चुंबकीय शक्ति आपके रक्त के संचरण को तेज कर देती है, क्योंकि रक्त में भी लोह तत्व है और लोहे का और चुंबक का दोनों का बहुत गहरा संबंध है। आपके तनाव समाप्त होने लगते हैं, नींद आने लगती है, आनंद लो। ये पृथ्वी की गोद घर में नहीं मिल पाएगी। ढीला शरीर, दोनों पांव मिला लो। करेंगे लुढ़कना सर्पासन। हाथ पीछे नितंब पर ले आओ, उंगलियों में उंगलियां फंसा लो, हाथों को पीछे की ओर खींच दो, पीछे से टांगों को और आगे से धड़ को ऊपर उठा लो। केवल पेट पर रोल करोगे, दाएं बाएं रोल करो। आप प्रयास करो कि सिर्फ नाभि का भाग नीचे टिके। ठीक हो, बिल्कुल उसी पे प्रभाव आएगा। उन्हीं अंगों की मसाज होगी, लीवर की, छोटी आंत की और पेंक्रियास की। आप स्वयं देखो, क्या मैं ऐसे करके अपने उन अंगों को
श्वास लेने का काम दाएं बाएं करोगे। नीचे जब आएगा पेट तो आपको श्वास भरा होगा, लुढ़कते रहो दाएं बाएं। बहुत बड़ा काम हो रहा है। पाचन ठीक होता है, निष्कासन ठीक होता है, वात पित्त कफ के संतुलन ठीक बनते हैं। दाएं बाएं लुढ़को। वापस शिथिल आसन दूसरी ओर से। ढीला करो शरीर को, श्वास को सामान्य करो, फिर गहरा लंबा कर लो। आनंद लो। अब मुझे पता चल गया, अगर रक्त में ग्लूकोज रुकने लग गया, मेरे पैंक्रियाज उसे नहीं ज़्यादा उठा पा रहे हैं रक्त से, तो मेरा दायित्व बनता है कि मैं अपने भोजन में जो मिठास है उसकी मात्रा को कम कर दूं। ऐसे भोजन करने लगूं जो मुझे पौष्टिकता तो दें लेकिन ग्लूकोज ना बढ़ने दें। हर मौसम में ये भोजन पर्याप्त मात्रा में ईश्वर देता है। आपको सिर्फ समझना है कि किस मौसम का क्या भोजन था। अगर बेमौसम की चीजें खाओगे तो फिर वही ईश्वर डंडा लिए बैठा है कि कहेगा भैया इसे नहीं पचने दूंगा, तुमने बेकार का ले आया अपने यहाँ। दिनचर्या का भाग बनाओ। खाने से पहले सोच लिया करो क्या उसकी मर्जी है इसे देने की या नहीं। वो पचाने का इजाजत देगा कि नहीं देगा। अगर उसका हुक्म नहीं होगा तो नहीं पचने देगा वो शरीर में, क्योंकि ये उसी का है। दोनों पांव मिला लो। दाईं ओर से करवट लेते हुए, हाथ आगे लाते हुए पीठ के बल आ जाओ। शरीर को ढीला करो। शवासन। एक ही आसन और करेंगे। करेंगे हस्तो उत्तान पाद आसन, जिसे हम उत्तान पाद आसन। दोनों पांव मिला लो। ये भी पाचन के लिए बहुत लाभकारी आसन है। दोनों हाथ शरीर से सटे हुए, श्वास लेते हुए हाथ पीछे ले आओ। खींच कर लाओगे। खींच दो पैरों को पैरों की ओर, हाथों को हाथों की ओर। खींचो। हल्की सी एड़ियां पहले उभारो, हल्की सी। जिसकी एड़ियां आसन से ऊपर उभर गई उसका पेल्विस का रीजन, कोलन पोर्शन, निष्कासन के अंग सब ठीक होते हैं, पेड़ू ठीक हो जाने लग जाता है। अब बायां पांव दायां हाथ धीरे धीरे ऊपर उठाओ। घुटने से पैर को सीधा रखोगे, चाहे जितना उठे ठीक है, लेकिन टेढ़ा नहीं करोगे पांव को। एक डायगोनल इंपैक्ट है मेरी छोटी और बड़ी आंत पर। लीवर पैंक्रियाज की एक रूपता बहुत सुंदर बनने लगती है। धीरे धीरे वापस, धीरे करो, सहज करो। अब दूसरा पांव दूसरा हाथ, दायां पांव बायां हाथ, धीरे। पंजे का रुख आकाश की ओर रखो। घुटने से पांव को सीधा करो। नीचे वाली एड़ी को उठाकर उभार कर रखो। अभ्यास ठीक हो, आसन सबका ठीक हो जाएगा। धीरे धीरे वापस। अब दोनों पांव दोनों हाथ,
दोनों ऊपर उठा के रखो, पंजे आकाश की ओर करो, घुटने से पांव को सीधा करो, खींच कर रखो पांव को, हाथ कंधे पर सीधे, पांव नितंब पर सीधे, रुको रुको रुको, बहुत धीरे धीरे वापस, हल्के से एड़ियां नीचे लाओ, शवासन, ढीला शरीर, पूर्ण शवासन, ढीला कर लो सब, हर अंग ढीला हो जाए, ऐसा प्रयास करो। आपकी पंजे, एड़ियां, पिंडलियां, जंघाएं, नितंब, पेड़ू, कमर, सीना सब ढीला कर दो, हथेलियां, कलाइयां, बाजू, कंधे सब ढीले, कोई विचार नहीं, सिर्फ ईश्वर से बातें करो। नितांत ढीला शरीर, दोनों पांव मिला लो, दाईं ओर से करवट लेते हुए उठकर बैठ जाओ, एक हाथ ऊपर ले आओ और दाईं ओर से करवट लो, मुख मंच की ओर कर लो। अब आज का सबसे सुंदर आसन करेंगे, खूब खिलखिलाकर हंसेंगे, ठीक है? चलो, मधुर मस्ती भरी हंसी सब मिलकर करेंगे। शांत, आंखें बंद, इस हंसी को हर एक अंग में देखो। कितने भाग्यशाली हैं हम जो इस व्यस्त जीवन से कुछ समय अपने लिए निकाल पाते हैं। जो समय हमने शरीर को दिया, यही समय मेरा है, बाकी सब दुनिया का। अब मेरा शरीर प्राणायाम को लिए तैयार है। प्राण शक्ति भी मेरे पाचन को सुंदर बनाने में, मेरे निष्कासन को सुंदर बनाने में, मेरे तनाव को हरने में, मेरे सराव को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा मददगार है। नित्य प्रति अभ्यास किया करो। करेंगे अनुलोम विलोम। दायां हाथ नीचे वाला हाथ ज्ञान मुद्रा में, 2 उंगलियां मोड़ लो और धीरे धीरे नासिका से श्वास भरो। बाईं नासिका से जितना धीरे भर सकते हो भरने का प्रयास करो। बहुत धीरे भरते रहो, चेस्ट को एक्सपेंड होने दो। अब तीसरी उंगली से बाईं नासिका भी बंद कर दो, अंगूठा हटा दो। पेट को दबाते हुए श्वास को बाहर निकालोगे दाईं नासिका से। लंबा निकालोगे, पेट को दबाते चलो अंदर, श्वास को निकालते चलो। जितना अधिक निकालोगे उतना लाभ पाओगे। निकालो लंबा, फिर दाईं से भरो। पीठ गर्दन सीधी रखो,
कोड़े होके ना बैठो। और फिर बाईं से निकाल दो, लंबा निकालोगे। एक आवृत्ति और करोगे इसी प्राणायाम की, लेकिन विधि पूर्वक करो। कोई क्रिया तो पूरा नहीं करना। लेते हुए सीना फूले, निकालते हुए पेट अंदर दब जाए, इन बातों पर ध्यान रखोगे बराबर। जितना लंबा श्वास भरते हो उतना ही लंबा निकालने का भी प्रयास करो। वापस ज्ञान मुद्रा की स्थिति, आंखें बंद। एक प्राणायाम और करते हैं, करेंगे कपाल भाती प्राणायाम। दोनों हाथ घुटनों पर रखो। पहले श्वास भरो लंबा और फिर नाभि से श्वास फेंको, कपाल से लगे नासिका से बाहर करते चलो। चेहरे की आकृति नहीं बदलने दोगे। रुक रुक कर फेंकते रहो। जो स्वाभाविक रूप से श्वास अंदर जाता है जाने दो। मूल बंद लगा के रखो, उत्तम है। अब सारी श्वास बाहर निकाल दो, बंद लगाओ। मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद लगा के रखो। रुको थोड़ी देर के लिए और फिर बंदों को खोलते हुए धीरे धीरे लंबा श्वास भरें। एक आवृत्ति थी, एक और करेंगे। इसी प्राणायाम की एक आवृत्ति और करें। शुरू करें आप। अंत में बंद लगाओ, तीनों बंद लगाओ। आराम से बैठो। श्वास भरेंगे लंबा, ओम की ध्वनि होगी। श्वास भरें। शांत, धीरे से आंखें खोल लो, आराम से बैठ जाओ। अब शुगर के बारे में और बात करेंगे। अभी तो आसनों से था, उन अंगों को हमने कैसे सक्रिय करना है, इन बातों पर ध्यान दिया था। बगैर अंगों के सक्रिय करें
आपके शरीर को स्राव जो है उन अंगों के द्वारा पर्याप्त मात्रा में नहीं होंगे। मैं दूसरी बात अब बताऊंगा भोजन पे। सबसे पहले पाचन को समझ लो। मेरा मुंह जितना धीरे चबाओगे, जितनी छोटी ग्राइन लोगे, उतना पाचन सुंदर बनेगा। ऐसे भोजनों से दूरी को बनाओ जिनको चबाना ना पड़े, क्योंकि वो जिसमें ये सलाइवा नहीं मिलेगी वो उस ग्लूकोज को तोड़ने में असमर्थ रहेगा भोजन आपका। फिर भोजन यहां से मेरे पेट में चला गया। पेट के अंदर भी प्रत्येक भोजन दो तरह के यहां स्राव मिलते हैं, क्षारीय और एसिडिक। अगर आपने मतलब कम से कम जो सॉलिड भोजन है कम से कम 4 घंटे, और जो फल सब्जियां टाइप की चीजें हैं जो हल्के हैं वो करीब 2-2.5 घंटे, पेट उनको अपने अंदर स्टोर रखता है, उनको मिश्रित करता है, उनके स्रावों को अपने स्रावों को मिलाता है, उसमें अपने एसिड उडेलता है, उनको जीवाणुओं, कीटाणुओं, विषाणुओं से मुक्त करता है। उस भोजन को इतने काम उसके जिम्मे हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपने जल्दी मतलब आपने अब खाया 5 मिनट बाद फिर कुछ डाल दिया तो ये कंफ्यूज हो जाता है। ये अंतराल बनाना आपके लिए अनिवार्य है। मेरा पेट दो और सब चीजें देता है, 2 हार्मोन देता है मुझे, ग्रेलिन जो मुझे बताता है कि तुझे भूख लग गई, खा ले, और दूसरा लैटिन वाला क्या करता है कि वो ये बताता है कि मेरा अब और नहीं चाहिए। लेकिन हम जो बार बार खाते हैं वो इन दोनों हार्मोन की सूचनाओं से वंचित हो जाते हैं। फिर वो सोचता है यार छोड़ दो इसको। ये वास्तविकता है। आप जो इंटरमिटेंट फास्टिंग का कॉन्सेप्ट है उसे अडॉप्ट करो। ये नहीं है कि तुरंत डालते रहो, ठीक है। अंतर बनाओ उसके अंदर ताकि पेट ठीक तरह से काम कर पाए। अब यहां से पेट जो है थोड़ी थोड़ी मात्रा में छोटी आंत में भेजने लगता है। यहां तक भोजन पचता नहीं है हमारा, मुंह में और पेड़ू तक। यहाँ पे पाइलोरिस का मतलब वाल्व है, ये खुलता है और थोड़ा थोड़ा 14-15 ग्राम कितना ही खा लो। यहाँ ये ईश्वर के अधीन है सब। ये जीव हमारे पास है, बाकी का सारा प्रोसेस उसके हाथ में। वो थोड़ा थोड़ा अंदर जाने देगा। अगर आपने मतलब उसे एसिडिक ज्यादा बनाया तो ये आगे का भाग अल्सरेटिक हो जाएगा। अगर आपने उसको मतलब पूरा मौका दिया तो इसको ये अल्सरेटिक नहीं होने देगा। ड्यूडेनियम अल्सर जो है बहुत बड़े बड़े हैं, दर्द देते हैं। इधर इसके दाईं तरफ, ठीक दाईं ओर, यहां पर मेरा गॉल ब्लेडर है और इसके ऊपर मेरा लीवर है। एक छोटी सी नली के द्वारा गॉल ब्लेडर के अंदर लीवर का स्राव जाता रहता है। इसमें ज्यादातर कैल्शियम और कोलेस्ट्रॉल है जो पथरी का रूप भी ले लेते हैं। इसीलिए ईश्वर ने एक छोटी सी थैली बना रखी है ताकि स्टोर हो यहाँ पे। अगर कोई पथरी बन भी जाए तो उस स्टोर के अंदर उसमें स्टोर रहे, ठीक है। ये मत सोचा करो कि पथरी बन गई बहुत बड़ा हो गया, कोई नहीं, वो बनती रहती है, उसे पता है क्यों बनती रहती है। क्योंकि भोजन में कहीं ना कहीं जो इनटेक है मेरी, उसके अंदर मेरा कुछ ना कुछ दोष है, ठीक है। ये इधर मेरा इसके सामने ही इस गॉल ब्लेडर है, इसके ठीक दूसरी ओर, दोनों आमने सामने उसकी नली आ रही है पेंक्रियाज की। पेंक्रियाज भी 3 तरह के एंजाइम देता है। जो भोजन ऊपर से आया था जो एसिडिक था उसे वो क्षारीय बना लेता है, ठीक है। इसके इंसुलिन की इसी में इंसुलिन यहाँ नहीं रिलीज करता हूँ, इंसुलिन रक्त में देता सीधी, ये इस भोजन में उड़ेलेगा। और जब ये सब चीजें मिश्रित हो जाएंगी, यानी कि जो भोजन आया था उसके तत्व,
जो मेरा लीवर था उसके स्राव, जो पेंक्रियाज था उसके स्राव, जो मुंह था उसकी सलाइवा, जब ये सब मिल जाते हैं तो भोजन छोटी आंत में पचने के लिए तैयार हो जाता है। ठीक है, जब आप यूं खींचते हो इनको, ये हॉलो है, खाली है अंदर से, ऐसे जैसे नली होती है ना, आपने श्वास निकाला, पेट को पिछा दिया, ये जैसे पाइप दब गया। ठीक है, जब आपने छोड़ दिया तो पाइप, ये एक्टिविटी, ये मांसपेशियां इसमें बहुत ज्यादा, जितना ज्यादा मतलब इन क्रियाओं को करोगे उतना ज्यादा यहाँ पर पाचन सुंदर, और जो उसके अंदर रक्त के अंदर मिश्रण है वो सुंदर होता जाएगा। वो यही हो रहा है बस, नाभि के चारों, यहाँ नहीं हो रहा। ठीक है, अब भोजन कैसा हो, फिर यहाँ से ये यहाँ घूमता रहता है, सारा भी जो भी पौष्टिक तत्व होते हैं वो इसके अंदर मेरे रक्त में उंडेलता रहता है। ठीक है, ये रक्त की नालिकाएं बहुत सॉरी लिम्फ की और रक्त की नालिकाएं इसके साथ साथ चलती है लंबी लंबी, वो बहुत पतली सी एक परत होती है, उस परत के माध्यम से जो तत्व उसने पचाए थे, जो पौष्टिक तत्व थे वो मेरे रक्त में, इसलिए रक्त जो है रिफ्रेश हो जाता है। वो मेरी सब कोशिकाओं तक फैलाने का काम, वो ट्रांसपोर्टेशन का काम किसका है, रक्त का है। तो कितनी बड़ी क्रिया है, इस क्रिया को जितना धीरे करोगे, समझकर करोगे, चबाकर करोगे, उतनी सुंदर होगी। ठीक है, अब बड़ी आंत में आ जाता है भोजन, यहाँ नीचे जाके, यहाँ घूम फिर के, और यहाँ बड़ी आंत में, यहाँ शोषित है वो, उसके अंदर थोड़ा बहुत मतलब कुछ लिक्विड बचता है, जो फिर ये ऊपर को आएगा यूं, ये मेरी असेंडिंग कोलन है, और यहाँ से फिर कहाँ जाएगा, वहीं, और ये मेरा ट्रांसवर्स कोलन है, और फिर यहाँ से नीचे, और फिर नीचे से मेरा बाहर जो मल बच गया वो बाहर निकल जाएगा। ठीक है, जब आपने इनकी एक रूपता कर दी, जब आपने इसको ठीक तरह से पचा लिया, तो ये कार्य ऑटोमेटिक होने लग जाता है। फिर आपको ये नहीं है कि मतलब वो समय भी, जो कैस्केडियन क्लॉक है मेरे शरीर के, वो अपने आप फिट होते चलते हो। लेकिन अगर आपने बुद्धि से युक्त होकर अपने भोजन का और अंगों को सक्रिय किया, इनको सक्रियता बढ़ाए रखो भोजन को। अब मेरा भोजन जो है वो कैसा हो, ये भी बात कर लेते हैं। अब तो ये पाचन और निष्कासन दोनों मैंने बताए, ब्रीफली बताए हैं, बहुत बड़े हैं। ठीक है जी, अब दूसरी बात है कि भोजन कैसा हो। सबसे पहले युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वपन बोधस्य योगो भवति दुःखः। अगर भगवान कृष्ण कहते हैं अगर दुखों से निराकरण पाना है तो योग मेरा कैसा हो, सबसे पहले क्या बात कही है, युक्त आहार, यानी एक संतुलित आहार। वो संतुलित आहार तो हम सबके पास, पौष्टिकता तो सबके पास पर्याप्त मात्रा है, दिल्ली वालों के लिए ये चिंता की बात नहीं। और क्वेश्चन ये उठता है कि मात्रा कितनी है उस पौष्टिकता की, ये सबसे बड़ा सवाल है। ये सबके लिए अपने शरीर की आवश्यकता के अनुसार, इसके लिए कोई तालिका नहीं है। कौन कितनी मात्रा में किस भोजन को पचाने की शक्ति लिए हुए है, ये आपको स्वयं देखना है। ठीक है, अगर आपने इन दोनों चीजों को समझ लिया तो बात ठीक है। दूसरी बात, मात्रा की बात हो गई, कितनी मात्रा में खाना है वो आपको खुद देखना है। पौष्टिकता ये नहीं है कि मैंने डाल दिया, आप घी डालते रहो भाई, देसी घी डालते रहो, लेकिन बॉडी नहीं पचाएगी तो उसका क्या फायदा है। वो कुपोषण पैदा करेगा, नुकसान ही देगा क्या नहीं देगा। आपने क्या करना है, सीधे से दो, इस ब्रह्मांड में दो नियम है। एक ऋतुचर्या चक्र ईश्वर ने चला रखा है ना, हर 2-2.5 महीने के अंदर ये सब पत्ते, फूल, सब्जियां, फल सब बदल जाते हैं, सब बदल जाते हैं ना जी, आप भी साथ साथ बदल जाते। जो मौसम लेके आया है अनिवार्य रूप से खाओ,
क्योंकि मेरी पाचन की जो ये नाल है, जो ये सारा तंत्र है, मेरा पाचन तंत्र, ये भी उसके साथ कदम मिला के चल रहा है, ये ध्यान रखना। मेरी मर्जी से नहीं चल रहा, ये उसके साथ कदम मिला है इसका, और ये वही बचाएगा, क्योंकि उसके जो पौष्टिक तत्व उस मौसम में जो चाहिएंगे, आज खरबूज चाहिएगा, लेकिन दिसंबर में वही तरबूज मेरे लिए रोग का कारण बन जाएगा। आज घिया जो आया मौसम में, लेकिन मैं अगर फरवरी में खाऊंगा तो वो घिया ही नुकसान दे देगी। ये मत सोचना कि भोजन, आज एक मिथ चलती है कि ये तो भोजन बहुत सरल है और ये भोजन बहुत कठिन है। भोजन कुछ नहीं, मतलब जो भोजन मुझे मिला है, ना गोभी नुकसान कर रही है मुझे, ना अरवी नुकसान कर रही है मुझे, ना घिया नुकसान कर रही है मुझे, मतलब कोई चीज़ मुझे नुकसान नहीं कर रही, लेकिन मात्रा कितनी खानी है वो आपको तय करनी। आप उदाहरण के लिए मूली है, अगर आज खाओगे केवल नुकसान उठाओगे। आज भरा पड़ा है मार्केट, लेकिन ईश्वर नहीं चाहता, वो आज के मौसम की नहीं है, वो जिस मौसम में आएगी उस मौसम में जरूर खाना। और हर चीज 1.5-2 महीने के लिए आती है, कुछ ऐसी हैं जो पेरिनियल हैं, जो 12 महीने रहती हैं। अब केला है, सारा साल ही मिलता रहता है, स्टोर में रखते हैं। सेब है, सारा साल मिलता रहता है कि नहीं मिलता रहता। लेकिन जो आज भोजन फल आए थे उनको हम नहीं खाते। आज ये बताओ, लोकाट आया हुआ, कितना ने खाया है? वेरी गुड, फिर तो काफी समझदार लोग हैं। मैंने पिछली क्लास में एक बार हाथ उठवाए तो 2 के उठे थे बस, आज तो 7-8 के उठे। ठीक है नहीं? दूसरा जो एडल्ट्रेशन है उससे भी सावधान रहो। उदाहरण के लिए आजकल खरबूजा आया हुआ है, कितना मीठा है। आज से 1 साल पहले इतने सारे खरबूजे मीठे नहीं आते थे, कुछ ना कुछ एक आता बेस्वादा खरबूजा निकल ही आता था। पर आज है क्या ये बात? नहीं है ना? आप कोई सा उठा लो, सारे रसगुल्ले से ज्यादा बढ़िया है, रस से भी भरे, क्योंकि इंजेक्टेड। वही इसको तो भूल ही जाते हैं आपको। सारे के सारे आप देखोगे इन बातों को, दूरी बना दो, दूरी बना दो। मैंने क्यों कहा लो काट खाओ? वो पेड़ पे इंजेक्शन लगाएगा क्या? वहां तो नहीं कर पाएगा। ठीक है, सेब ना खाओ, जब मौसम आए खाना, तो केला ना खाओ, जो इस मौसम में आए हैं मौसम के, ताकि मेरे रस और जो ईश्वर ने जो मुझे दिया है उस मौसम में, दोनों का मिश्रण एक हो जाए। ठीक है। दूसरा है दिनचर्या चक्र। ये था ऋतुचर्या चक्र, कि ऋतु के अनुसार अपना भोजन व्यवस्थित करो। दूसरा ब्रह्मांड का नियम है कि 2 नियम है संधि काल है, या तो एक सवेरे, एक जब सनसेट होता है रात को। जितना इसके आसपास अनाज खाओगे, जरूर है ये ना सोचा करो कि रात का भोजन तो मैं छोड़ दूं, सुबह पेट साफ नहीं होएगा, वात रोग से पीड़ित हो जाओगे। आप कोशिश करो कि दोनों के आसपास अनाज खाओ। जितना दूर जाओगे, सवेरे वाला मान लिया सूर्य निकला था, उसके 2, 2.5, 3 घंटे के अंदर अंदर खाना खा लो अपना। उससे बियॉन्ड जाओगे, पाचन खराब हो जाएगा, क्योंकि पित्त मेरा, जब सूर्य निकलता है तो मुझे जो कार्य करने हैं, मेरी शक्ति है, मेरी ताकत है, वो मुझे कार्य करने की ताकत मिलती है उस पित्त से। लेकिन उसे शांत करना भी मेरी जिम्मेवारी है, और शांत करने की शक्ति सिर्फ अनाज में है, किसी भोजन में नहीं है। खाली पेट जो फल खाते रहते हैं वो भी मिथ है। ठीक है, आप सवेरे अनाज का, और कैसे अनाज लो? जो मौसम के, जो इस आपके घर के आसपास की जो भूमि है उससे पैदा हुए, उसकी शक्ति को लिए हुए हैं। हम कौन से खाते हैं? आज भी मिलेट्स खाते रहते हैं, कोई बहुत बड़ा नाम आ गया, मिलेट्स आ गया।
है नहीं? उनसे रागी खाते हैं ना, कितने खाते हैं रागी आज के दिन? खाते हो ना? ये बताओ, पूर्वजों ने खाई थी? हमारे मिलेट नहीं है ये मिलेट उनके हैं जो साउथ इंडिया में। हमारे मिलेट क्या थे? ये योग मंजरी में सारे लेखों में लिखता हूं ना। हमारे मिलेट्स कौन से? नॉर्थ इंडिया के बाजरा, ज्वार, मक्की, ये हमारे कभी से हमारे पूर्वज खाते आए हैं ना। और यही, लेकिन खाने का समय क्या है? दिवाली से लेकर होली तक, ठीक है? दिवाली से अनाज बदल दो। आजकल कौन से खाने हैं? गेहूं है, जौ है, चना है। हमारे नॉर्थ इंडिया में यही, ठीक है? अच्छे लगे मिश्रित कर लिया करो थोड़े थोड़े, लेकिन गेहूं की मात्रा ज्यादा रहे, ठीक है? एक बार सवेरे खाया, पेट भर के खाओ। दोपहर को अपने फल फ्रूट जरूर खाओ, ठीक है? और शाम को, रात को, बॉडी नहीं जानती कि इसके साथ कब दुकान बंद कर रहा है, अपनी कब घर पहुंच रहा है, ये जानती है क्या? वो तो प्रकृति के अनुसार कदम मिला के चल रही। अगर वो कदम हटा, आप पीड़ित करेगी, दंडित करेगी। अगर वो कदम मिल गया, आपको पौष्टिकता से भर देगी, आपको स्वास्थ्य देगी, ठीक है कि नहीं? आप शाम का खाना भी इस सनसेट के आसपास जितना रखोगे, जितना दूर जाओगे, दंडित करेगी। कोई रोज रोक नहीं सकता कि कितनी गोलियां खाना पे, ठीक है? पानी, जलीयकरण, शुगर के रोगी के लिए तो पानी हमेशा अपनी बोतल रखा करें, क्योंकि वो डिहाइड्रेशन करती है। आप पानी की पर्याप्त मात्रा रखो। वैसे भी 3-4 लीटर पानी जरूर पिया करो। खाते हुए कोई पानी नहीं पीना, ठीक है? खाने के 1 घंटे बाद और खाने से थोड़ा सा पहले भी थोड़ा सा पानी पी लिया, वो पाचन को सुंदर बना देता। अगर इन नियमों का पालन करोगे, आप स्वस्थ रहोगे, ठीक है? शुगर के लिए ये अनिवार्य थे। एक और चीज है, जितने तनाव लोगे, अननेसेसरी के लेते रहते हैं ना, अननेसेसरी, जिसे हमारा कोई मतलब ही नहीं होता, ठीक है? उतने ये शराब धीमे पड़ जाते हैं, फीके पड़ते हैं। इसका माइंड से बहुत गहरा संबंध है। तनाव को जिंदगी भर रहेगा, ये मत सोचना कैसे पीछा छूटेगा, लेकिन मैनेज कैसे करना है ये आप पर है। उसे मैनेज करना सीखो। ईश्वर से प्रार्थना किया करो, मुझे ताकत दे, ठीक है? क्योंकि हर के व्यवहार को तो हम नहीं रोक सकते, जिसका जो व्यवहार है वो उसने करना है, लेकिन हम अपने व्यवहार से कंसर्न रखें कि कोई बात नहीं भाई, उसने कर दिया, ठीक है? आप थोड़े थोड़े इन बातों पे समझना लगो। जितने तनाव ठीक बनेंगे ना मस्तिष्क, कोई लाभ है, कभी हानि है, ठीक है कि नहीं? चलते रहते हैं, चलता रहेगा ये, जब तक जिएंगे चलता रहेगा। आज खुश हैं, कल दुखी भी हो जाएंगे, आज दुखी हैं, कल खुश भी हो जाएंगे। ये बदलती, ये बिल्कुल नदी के 2 पार्ट है। लेकिन मैनेज कैसे करने हैं वो आप अपने तरीके को इवॉल्व करो। साधक हो, सावधान हो, ठीक है जी? 2 बातें होगी। नींद, 7 घंटे की नींद, जो उम्र बढ़ती जाए तो 8 घंटे की अनिवार्य है। अगर 7 घंटे आप नहीं सोते, पाचन ठीक नहीं रख सकते। बॉडी क्या करती है? जब हम सो जाते हैं रात को, सबसे पहला काम उसका है कि जो कुपोषण जो नहीं पचा दिन के अंदर, उसको वो व्यवस्थित करती है, लेकिन उसे समय चाहिए। पहला काम है उसका ये।
दूसरा काम फिर दूसरा करेगी कि जो कोशिकाओं की, अब मैं खड़ा हूं बोल रहा हूं, आप बैठे हो, कोशिकाओं को ताकत लगानी पड़ रही है ना, उनकी टूट फूट होती रहती है, वो मुरम्मत रात को नींद में शरीर करता है। इसलिए आजकल ये भी एक बहुत बड़ी रोगों का कारण बनती जा रही है। आधों को तो नींद नहीं आती, नींद किसी को आ जाती है तो 1-1.5 बजे उठ जाते हैं, पूरी नींद नहीं सोते, ठीक है। और ये जो क्लटरिंग होती है ना माइंड में, जो ये तनाव चलते रहते हैं, जो व्यापार हम दिमाग में करते रहते हैं कुछ ही बात लेके, वो सारी रात चलता रहता है, ठीक है। आप व्यवस्थित करो, ठीक है। अगर पाचन ठीक करना है, ये भी अनिवार्य है, ठीक है। जलीयकरण मैंने आपको बता दिया, योगा अभ्यास तो हमने कर ही लिया। अगर इन बातों का ध्यान करोगे तो आपका कभी शुगर से पीड़ित हो भी तो ठीक हो जाओगे, ठीक है। चलो, किसी का कोई प्रश्न हो तो 1-2 पूछ लो। कितना टाइम हो गया? 20 मिनट ले लो, छाया में करवा दो। आ जाओ, इधर आ जाओ ना, एक पे आ जाओ इधर, या इधर खींच लाओ, क्या उसका तो इधर आ जाओ। नाश्ते में आजकल छाछ वगैरह लोग कुछ लोग ऐसे ले सकते हैं सर? नाश्ते हैं? नाश्ते का जैसे पानी खाने का पानी वगैरह मना करते हैं हम लोग, लेकिन छाछ है कुछ ऐसी चीज़ ले सकते क्या चीज? 1 मिनट फिर बताओ, सुनाई नहीं दिया, थोड़ा सा ऊँचा बोलो, कम सुनता है। मतलब खाने के साथ पानी तो नहीं लेते, लेकिन नहीं। छाछ वगैरह ले सकते हैं? नहीं। क्यों नहीं लेते? हर प्रकार के लिक्विड से नमस्ते करो, ठीक है। क्यों? क्योंकि सलाइवा जो जिनको चबाना नहीं होता ना, वो पराठा चाय के साथ खाते हैं, सीधा नियम। या छाछ ले लेते हैं, ठीक है। अगर ज्यादा सूखी सब्जी है आपकी तो दही साथ रखा करो, और रात को दही नहीं लेनी, सवेरे ले, ठीक है। कोशिश करो। ये बहुत सलाइवा है ना, इसको गिरने दो, मिश्रित होने दो। सर पानी पीने के लिए मना करते हैं, मेरे को समस्या है वो पानी के बिना खाना काफ़ी अटकता है, तो उसका क्या इलाज है कि मतलब पानी के बिना मतलब पानी खाने के साथ पानी जरूर चाहिए होता है, अटकता है और शुगर भी है। तो पहले पी लो ना थोड़ा सा। खाने के साथ देखो, आप चबा रहे हो, यहाँ 3 पावरफुल एंजाइम है। अगर आपने लिक्विड लिया तो उसे वो ड्रेन डाउन कर देगा उस सलाइवा को, और भोजन के साथ वो सूखा सूखा रह जाएगा। जो सलाइवा मुझे चाहिए थी वो तो आपके मुफ्त में निकल गई, और पीछे सॉलिड भोजन रह गया, ना उसको फायदा हुआ ना मेरे उस सलाइवा का यूज हुआ, ठीक है। समझ गए सीधा सिद्धांत? अगर दोनों को एसिमिलेट करना है तो चबाओ खूब, छोटी ग्राही लो, मैं फिर कह रहा हूं, छोटी ग्राही लो, चबा के खाओ। और ये आदतों से मजबूर हैं लोग, ऐसी आदतें बना लेते हैं कि बगैर पानी के तो मैं कर ही नहीं सकता, ठीक है। ड्राई हो रहा है, गला क्यों ड्राई होता है? ये जब पेट में एसिड ज्यादा बनता है, समझ रही हो, तो ये सारी ऑसोफेगस की नाल जो है ना, और ये गला इसके ऊपर, ये स्वेल भी करता है और ड्राई भी होता है, खराश रहे। इसको ठीक करो, वो ठीक होता चला जाए, ठीक है। क्या 24 घंटे में अनाज की जो रोटियां की जो मात्रा है वो मिनिमम कितनी होनी चाहिए? इसका कोई नियम नहीं है, जैसे कार्यशैली है आपकी उसके अनुसार बंधा हुआ है। एक जो कस्सी का काम कर रहा है, मजदूर है, उसका मतलब उसको अनाज ज्यादा चाहिए। जो आप कुर्सी पे बैठे रहते हो तो आपकी अनाज की मात्रा कम हो। ये हर इंडिविजुअल को अपनी देखनी है, क्योंकि ये शरीर की कार्यशैली के साथ बंधी हुई है ये चीजें, ठीक है। नियम नहीं है इन चीजों को, अपना खुद देखो आप कि मुझे कितनी रोटी ठीक है, कितनी मेरे लिए ज्यादा है। और फिर रोटी के साइज भी यहाँ अलग अलग है। मेरे घर में तो बहुत मोटी रोटी बनती है, और योग संस्थान में बहुत पतली सी बनती है कि नहीं ऐसा? तो ये कोई नहीं है कितनी रोटी खाएं। सर ये कहते 2
किसको? लकी हो ना। तो आप 3 खा लिया करो, वो कोई कमजोरी थोड़ी लाएगी। अगर पचाने की ताकत अगर है तो 3 खाओ, उस पर कोई प्रतिबंध थोड़ा ही है। सर एक क्वेश्चन है प्लीज मेरा। हाँ, तो सर मैं जब खाना खाती हूँ, चाहे मैं रस वाली सब्जी हो चाहे सूखी सब्जी हो, तो दूसरी गले में क्यों चली जाती है? है एकदम सांस हो जाती है। क्या हो जाता है? गली में चली जाती है। खाना सांस में गली में चली जाती है। विंड पाइप में चला जाता है। हाँ, ये भी बुढ़ापे में ना दोनों ढीली हो जाती है। सच बताऊं, ये बात है, सही है। यही बात है। ये आप आपके साथ नहीं, तो ये हमारे साथ भी हो जाता है। और खासकर जो महीन चीजें खाओ ना, ये बादाम खाओ, उसे चबा के उसका छोटा सा भी गराई लग जाता है ना, तो कई बार तो सांस निकलनी मुश्किल हो जाती है। भैया एक ही बात है, सावधान होकर खाओ। ये उम्र की साथ बंधा है, क्योंकि ये मसल ढीले पड़ते हैं। ठीक है, चलो ठीक है। अभी है टाइम? भजन कह रहे हैं सर। 10-15 मिनट है, चलो आपके पूरे करेंगे। आप थोड़ा भजन सुना रहे हैं आपको। चलो एक भजन की हमारी वो है फरमाइश, को भी सुनाते हैं। कबीर जी का एक भजन है, आप सब सुनना। कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर, ना कहू से दोस्ती ना कहू से बैर। मन लगा मेरा यार फकीरी में, ओ मन लगा मेरा यार फकीरी में। जो सुख पायो राम भजन में, राम भजन में भाई राम भजन में। सो सुख नाही अमीरी में, मन लगा मेरा यार फकीरी में। फकीरी में ओ फकीरी में, भला बुरा सबका सुन लीजिए, भला बुरा सबका, आदत बना लो। भला बुरा सबका सुन लीजिए, करी गुजरान गरीबी में। मन लगा मेरा यार फकीरी में, फकीरी में ओ फकीरी में। प्रेम नगर में, प्रेम नगर में रहनी हमारी भाई रहनी हमारी। भली बनी आई सबूरी में। अब प्रेम नगर में कब रह जाता है? प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाय। राजा प्रजा जेही जचे, शीस दे ले जाए। मन लगा मेरा यार फकीरी में, फकीरी में हो फकीरी में। हाथ में कुंडी बगल में सोटा, हाथ में कुंडी बगल में सोटा। चारों दिशा जगीरी। धन वाला कभी मतलब स्वतंत्र नहीं हो सकता, बंधा ही रहेगा। लेकिन फकीर क्या करेगा? उसकी तो एक कुंडी है, सोटा चल देगा रोटी उठा के। ठीक है कि नहीं? तो सुख की करे न चाहना, गम में नहीं गम की। फना करे सब अंग की, उसका नाम फकीर। ठीक है? हाथ में कुंडी बगल में सोटा, चारों दिशा जगीरी। जिधर मुंह उठ गया चल देगा, उसे कौन सा लिपटा हुआ कुछ। ठीक है? मन लगा मेरा यार फकीरी में। आखिर ये तन खाक मिलेगा, खाक मिलेगा भाई खाक मिलेगा। कहाँ फिरे मगरूरी में।
मन लगा मेरा यार फकीरी में, कहे कबीर सुनो भाई साधो, सुनो रे साधो, सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, साहब मिले सबूरी में, मन लगा मेरा यार फकीरी में। चलो आज शिविर का 5वां दिन है और जो वास्तव में नए बहन भाई साधना से जुड़े हैं वे ये न समझें कि 5 दिन का हमने शिविर ले लिया और हमारी शुगर ठीक हो गई। ये आपको एक रास्ता बताया गया है कि इस रास्ते पर चल कर के आप प्रकृति के नज़दीक रह करके योग अभ्यास करके अपने भोजन को ठीक करके आप इस रोग से मुक्ति पा सकते हैं। सही मायने में तो यह है कि ये कोई रोग नहीं है और इसकी कोई दवाई नहीं है और ये बहुत बड़ा रोग है, सारे रोगों की जननी है। आज हमारे अनुरोध पर राठी जी आए और बहुत सुंदर मार्गदर्शन किया। इस शिविर को लगाने में जिन साथियों का सहयोग रहा है वे सब बहुत बधाई के पात्र हैं। भारतीय योग संस्थान की योग सामग्री का स्टॉल लगा हुआ है। अपनी अपनी जरूरत के मुताबिक आप योग सामग्री लेकर के जाएंगे। इस बार का जो योग मंजरी का विशेष अंक है वो डायबिटीज पर ही केंद्रित है। आप उस अंक का इस तरीके से भी प्रचार प्रसार करेंगे कि हम कहीं किसी के यहाँ पर जाते हैं, फल मिठाइयाँ लेके जाते हैं और फल मिठाइयाँ ले जाने के बजाय उसके लिए मना तो नहीं हम कर सकते ना जी। एक योग मंजरी भी आप उसको प्रसाद रूप में अगर दे के आएंगे तो ये संस्थान का बहुत सुंदर साहित्य उसके यहाँ पहुँचेगा। और आपका हमारा सबका ये साझा अनुभव है कि अगर 20 साल पहले की भी योग मंजरी का कोई एक लेख अगर हम पढ़ के अपने जीवन के अंदर में उतार लें तो वो हमारे जीवन को बहुत सक्रियता की ओर ले जाने में सहायक है। ये सब छोटी छोटी बातें हैं और इनके मतलब बहुत गंभीर होते हैं। और हमारे विपिन, आपको दे दूं? विपिन जी कुछ कहना चाह रहे हैं आपसे। आप शिक्षक भी हैं और साधक भी हैं। आपके केंद्र में शिक्षक कितने हैं यहाँ पर? बाकी शिक्षक ही नहीं हैं। आप अभ्यास कराते हैं नहीं यहाँ पर? तो यहाँ इस केंद्र में इस समय है। कराते हैं, काफी कराते हैं। देखिए शिक्षकों के लिए मैं कह रहा हूँ ये, और भारतीय योग संस्थान के लिए भी कह रहा हूँ। आप लोगों का काम क्या है? निष्काम सेवा है ना। कोई आपका स्वार्थ है इसमें? जो भी आप यहाँ पर अभ्यास करा रहे हैं वो निष्काम सेवा है। अब एक निष्काम सेवा और करनी है आपको। यहाँ योग मंजरी के सदस्य बने कितने हैं? कितनी योग मंजरी है आपके पास? कितनी योग मंजरी ली है आपने? एक मिनट, आपने कितने लिए हैं? एक एक ली होगी, अपने लिए लिए हैं। चलो किसी 5 लिए उनको छोड़ देते हैं। जिनने एक लिए वो आज एक एक और लेके जाएगा। ये आपकी निष्काम सेवा होगी। 2 लिए तो तीसरी और ले लो।
हाँ जी, क्या नाम है आपका? सोनिया जी, इनको एक एक दे दो सबको योग मंदिर। आपको लेके जानी है, अपने लिए तो रख लिया आपने, अब दूसरों का भी भला कर दो। जिसने समझ लो जिसके परिवार में चली गई योग मंजरी, और आजकल ऐसी स्थिति है कि किसी न किसी हर परिवार में एक आध व्यक्ति तो सदस्य मिल ही जाता है मधुमेह का, तो आपको ये देनी है। अच्छा, अब आपने जो ना शिक्षा का काम करते हैं, भारतीय विज्ञान क्या करता है, उसके लिए मैं कुछ लाइनें पढ़ के बता रहा हूँ आपको। हर आयुष को बढ़ाने का कारोबार है हमारा, और दिलों के दर्द पहले एक है हमारा। वो दे दो जी पहले योग मंजरी, हाँ जी, सबको दे रही हूँ। और नाम नोट कर लेना। आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन शुल्क नहीं लिया ना? नहीं तो वो काम आ जाता है, 100 रुपये सबके काम आ जाते हैं योग मंजरी के रूप में। गलती कर दी आपने। प्रार्थना शांति पाठ। पद्मासन में बैठे, जो पद्मासन में नहीं बैठ सकते सुखासन में बैठे। दोनों हथेलियां घुटनों पर ज्ञान मुद्रा में, कमर गर्दन सीधी, नेत्र कोमलता से बंद। प्रार्थना एवं शांति पाठ। ओम असतो मा सद्गमय, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, ओम मृत्युर्मामृतं गमय, सर्वेषां स्वास्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। ओम त्र्यंबकं यजामहे, सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकमिव बन्धनान्, मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम द्यौः शान्ति अन्तरिक्षं शान्ति, पृथ्वी शान्तिरापा शान्ति, औषधयः शान्ति, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति, सर्वगं शान्ति, शान्तिरेव शान्ति, सामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। कुछ क्षण शांत बैठे, इस शांत अवस्था को ग्रहण करें। अब दोनों हथेलियों को परस्पर मिलाएं, इनका आपस में घर्षण करें और इससे जो वैद्युत ऊर्जा उत्पन्न हो उसे अपने शरीर पे धारण करें। धन्यवाद, नमस्कार। आज के कार्यक्रम में श्री वेद प्रकाश राठी जी आए, बाकी हमारे जिला प्रधान श्री शिवशंकर जी, जिला मंत्री श्री विपिन जैन जी और बाकी अधिकारी लोग भी आए यहाँ पे, तो बहुत अच्छा योगदान रहा। हाँ, मैंने नाम ले लिया।
तो इसलिए हम सबके प्रति आभार प्रकट करते हैं, और साधकों से नए साधक और जो पुराने साधक हैं सबके प्रति अपना आभार प्रकट करते हैं कि आपने आके इस कार्यक्रम को सफल बनाया। धन्यवाद, नमस्कार। विंडशील्ड के नाम विंड नहीं है, वो मतलब साइड वाला है। हाँ, वो साइड वाले विंडशील्ड उसका नाम ही है, नाम ही विंडशील्ड है। हाँ, नाम दूसरा ऐसा है कि एक फोटो सेशन के लिए आ जाओ सब। हाँ जी, फोटो सेशन के लिए आओ जी, आओ जल्दी आ जाओ फोटो सेशन के लिए। आओ जल्दी आओ, ये बाद में लेना, ये बाद में कर लेना, पहले आ जाओ। आओ जी, राकेश जी आ जाओ। कोई महिला नीचे बैठी, महिलाएं सामने बैठी। अरे करोगी आप चलाने हैं तो आ जाओ। सर आप खड़े हो जाओ, आप खड़े हो, ये चुप गए, आप चुप गए। छुपने वाले नहीं, खड़े हो। आंटी नो 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 नीचे होकर बैठना। आंटी कुसुम जी आ जाओ, आंटी ऐसे हो जाओ ना, जैसे ये मैडम कुसुम जी ऐसे हो जाइए ना, आधे आगे आ जाओ, आधे घुटने के पे बैठो ना, खाना पीना बाद में आ जाओ, ले फोटो। थैंक यू। ये भी आ गया ना, थैंक यू। नहीं, आपकी